Welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for class 8 ICSE syllabus Concise Physics by Selena Publication. इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इसका है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके मेज़रमेंट के बारे में बात होगी। क्लास 8 की बुक है आपकी कंसाइज फिज़िक्स बाय सेलिना पब्लिकेशन। तो इसमें हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके मेज़रमेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले पेज पे ही इसमें आपका थीम दिया हुआ है कि क्या इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। थीम है इसकी प्रीवियस लर्निंग demonstrated the measurement of the density of the regular solid. In this class children will ability to measure density of the irregular solid and also the given liquid. They also understand due to a difference in the value of the density of solid liquid. इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि डेंसिटी जो होती है रेगुलर सॉलिड की कैसे देखते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं यानी उसको नापते हैं। इसमें हम लोग इरेगुलर सॉलिड के बारे में बात करेंगे, कैसे उनकी डेंसिटीज़ को निकाला जाता है, कैसे किसी सॉलिड की डेंसिटी अलग होती है, किसी किसी के कैसे कैसे हर सॉलिड की डेंसिटीज़ अलग होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उनके मास के ऊपर वो डिपेंड करती है। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू मेजरमेंट ऑफ इरेगुलर, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, रिलेटिव डेंसिटी, express result of measurement, solve simple numerical based on the formula of densities, compare density of matter in 3 states। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। आई होप तो आप सबको पता ही होगा डेंसिटी होता क्या है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आएंगे डेंसिटी क्या होती है। ईच बॉडी हैज़ अ सर्टेन मास एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। हर बॉडी का अपना एक मास होता है और उसकी एक अपनी वॉल्यूम होती है। The volume occupied by the body increases if its mass is increase। अगर बॉडी का मास बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। ऐसा होता है, अगर बॉडी का मास बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। कमेंट करके मेरे को बताइएगा। सिमिलरली द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। और इसी तरह अगर बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका मास ही बढ़ेगा। फर्दर इट इज़ फाउंड दैट इक्वल मासेस और डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। अब लेकिन ये भी हमने देखा कि अलग अलग सब्सटेंस का एक सेम मास है लेकिन उनकी वॉल्यूम अलग अलग होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ द कॉटन इज़ मच लार्जर दैन द वॉल्यूम ऑफ द इक्वल मास ऑफ द लेड। अगर आपके ऊपर रुई है और रुई की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेस लेड के, और दोनों का मास लेकिन बराबर है लेकिन वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द लेड आर क्लोजली पैक वाइल दोज ऑफ द कॉटन आर वेरी लूज पैक इन अदर वर्ड द लेड इज़ डेंसर देन कॉटन। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लेड होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। इसकी वजह से वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वेट उसका मान लो 1 kg का अगर लेड है हमारे पास और 1 kg का ही कॉटन है, तो कॉटन ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और लेड कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि लेड कॉटन से भारी होता है, यानी लेड इज़ डेंसर देन कॉटन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। अगर सेम वॉल्यूम है सब्सटेंस की तो उनके मास अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ द आयरन इज मच मोर देन द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वुड। अब अगर लोहा है आपके पास तो लोहे का मास ज़्यादा होगा और ताकि लकड़ी की मास से, लेकिन अगर उनकी वॉल्यूम बराबर है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास लोहा है और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास लकड़ी है, तो जो मास होगा वो लोहे का ज़्यादा होगा। This is because the particle of the iron are more closely packed than the wood. In other words, iron is denser than the wood. दूसरी भाषा में हम इसमें क्या कहते हैं कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। दैट्स मीन आयरन इज डेंसर देन द वुड। थस टू एक्सप्लेन दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस हैड डिफरेंट मासेस और द इक्वल मासेस ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस हैड डिफरेंट वॉल्यूम, वी यूज अ टर्म कॉल्ड डेंसिटी। सेम मास है, वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है, दो दो सब्सटेंस का, एक लोहा है और एक लकड़ी। सेम वॉल्यूम है, मास का डिफरेंस आ रहा है, एक लेड है और एक कॉटन है। तो ये क्यों आ रहा है? ये आता है उसकी डेंसिटी की वजह से। तो डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस
इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो होती है मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है आपका क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल d if the mass of the substance is m, its volume is v, its density will be d is equal to m by v। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यूनिट निकालना है, सिंपल सी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम में तो मास का यूनिट कितना होता है, केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर, सो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। इन सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो रखेंगे जब वैल्यू, तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल कन्वर्जन होते हैं, बेसिक अगर आपको पता है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को ग्राम में कन्वर्ट करना अगर आपको आता है और मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। एग्जाम्पल 1 दिया है, द मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ एन वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 78 ग्राम। देयर फोर द डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास पता है अपने को, वॉल्यूम पता है, तो 78 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 7.8। तो ये बात याद भी रखिएगा, जो आयरन होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आएगा, ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो। द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम है वाटर का, मास दे रखा है 1 ग्राम, तो डेंसिटी कितनी हो गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीस ऑफ कॉपर मास 9.8 kg एंड वॉल्यूम इतना है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी कॉपर की, तो कॉपर की डेंसिटी होती है 8900 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। The density of the substance does not change with any shape in its और size। डेंसिटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। Almost all substance expand on heating and contract on cooling but their mass does not change। ज़्यादातर सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट करो तो फैलते हैं और उनको कूल करो तो सिकुड़ते हैं, तो लेकिन उनके मास पे कोई फ़र्क नहीं आता। सो द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज एंड विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और इंक्रीज़ कब करेगी, जब टेम्परेचर को कम किया जाएगा। एक्सेप्शन इज़ वाटर विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री एंड एक्सपैंड ऑन हीटिंग अबव 4 डिग्री। वाटर एक एक्सेप्शन है, हीट करने पे वो एक्सपैंड होता है। 0 to 4 डिग्री के बीच में अगर उसको हीट करा जाएगा तो वो एक्सपैंड होगा, और 4 डिग्री के बाद अगर उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा। बात को समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है 0 से 4 डिग्री के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उसको हीट करेंगे, उसके बाद 4 डिग्री के ऊपर वो एक्सपैंड होता है। सो द डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री एंड देन डिक्रीजेज अबव 4 डिग्री। दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। बात को याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। 0 से 4 डिग्री उसको हीट करो वाटर को तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद जब 4 डिग्री से ज़्यादा होगा तब वो क्या करता है, एक्सपैंड। तो उसकी डेंसिटी 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द रेगुलर सॉलिड। अब कोई सॉलिड है उसकी डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मेजर द मास। सबसे पहले आप उसका मास कैलकुलेट कर लें, आपको मास पता चल जाएगा कैसे, तराजू आपके पास होगा, बीम बैलेंस होगा, उसमें रख के उसका मास निकाल लें। नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपके पास अगर क्यूब है तो साइड का स्क्वायर, क्यूबाइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, स्पेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्पेयर का फॉर्मूला वॉल्यूम का। ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है,
सर्कल का वॉल्यूम आपको पता है, वो सर्कल का रेट वो एरिया आपको पता है, ये पाई आर इसका, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिलेंडर बन जाता है। तो साइड ऑफ द क्यूब और द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड और द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैन बी मेजर विद द यूज ऑफ द मीटर रूल। अब आपको ये सब साइडें अगर नहीं पता है तो आप उसको मीटर स्केल जो आपके पास होता है या इंची टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, मेजरिंग टेप बोलते हैं, उससे आप आराम से उसको नाप सकते हैं। नोइंग मास एंड वॉल्यूम कैलकुलेट, अब आपको मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आप आराम से डेंसिटी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल इफ द मास ऑफ द आयरन इज 210 ग्राम, वन साइड ऑफ द क्यूब इज 3। अब क्यूब है आपके पास, उसका मास आपको पता है कितना, 210 ग्राम है, तौल लिया, वजन कर लिया। उसकी साइड आपको पता है 3, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगी। वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब कर देंगे 27, तो डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी निकली, 7.78 ग्राम पर सेंटीमीटर। वेसल्स होते हैं कुछ, अगर आपके पास लिक्विड सब्सटेंस है तो सॉलिड की बात होगी, सॉलिड तो आप मेजरिंग टेप से नाप लेंगे सॉलिड की अगर डेंसिटी निकालनी है। अब लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, उसके लिए कुछ वेसल्स होते हैं। इन क्लास 7 यू हैव ऑलरेडी रीड दैट वी यूज डिफरेंट वेसल फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सम ऑफ द वेसल आर गिवन बिलो। मेजरिंग सिलेंडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर एक होता है, लैब्स में यूज़ होता है, एमएल में होता है उसमें यूनिट, उसमें आप रख के वॉल्यूम को रख सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक एंड इट इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। अब वो मिलीमीटर्स में होता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में अगर लिक्विड को आपको नापना है तो मेजरिंग सिलेंडर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं। The with zero mark the graduation then increase upward and we have measuring cylinder available of different capacities such as 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml. The capacity of the cylinder is marked। तो हमारे पास 100 ml का होता है, 200 ml का होता है, 500 ml का होता है, ऐसे हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होते हैं अलग अलग वॉल्यूम को नापने के लिए। इसके बाद अपने पास आता है मेजरिंग बीकर। अब मेजरिंग बीकर इज मेड ऑफ द ग्लास, प्लास्टिक, मेटल लाइक एल्यूमिनियम। इट इज यूज्ड टू टेक आउट अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये जो मेजरिंग बेकर होते हैं, बीकर्स होते हैं, इनके ऊपर कहीं पे नंबरिंग या मार्किंग नहीं होती है। अब आपको पता है कि आपके पास 100 ml का बीकर है तो आप 100 ml का होगा, वो स्टैंडर्ड 100 ml का बीकर है, आपने पानी के अंदर डाला, यूँ निकाला और रख दिया, तो ये एक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी ही निकाल सकता है। ये 100 ml है तो ये 100 ml इसके अंदर आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, तो इसमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं होता। जो आपने देखा होगा दूध देने आते हैं आपके घर पे तो उनके पास बीकर होते हैं, आधा लीटर का बीकर अलग होता है, 200 ml का बीकर अलग होता है, वो पूरा बीकर भर के आपके बर्तन में डाल देते हैं कि आधा लीटर हो गया। यूरेका कैन होते हैं। यूरेका कैन इज अ ग्लास और द पॉलीथीन और द मेटल बीकर विद द साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ विच इज नोन एज स्पाउट। थस बीकर कैन कंटेन अ वॉल्यूम अप टू द स्पाउट एनी एक्सेस लिक्विड। यूरेका कैन होते हैं जिसमें ये आप देख सकते हो ना फिगर 2.3, इसमें क्या होता है, एक लेवल तक आप भर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक होल टाइप का होता है या एक अलग से रास्ता दिया है, अगर इसके ऊपर पानी जाएगा या लिक्विड जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाता है, इसको कहते हैं यूरेका बीकर। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। अगर आपके पास इरेगुलर सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। रेगुलर सॉलिड है तो आपने लेंथ ब्रेथ उसकी नाप ली, लेकिन आपके पास इरेगुलर है तो कैसे नापेंगे, उसका भी बात करते हैं। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द इरेगुलर सॉलिड वी हैव टू मेजर इज मास एंड वॉल्यूम। अब इरेगुलर सॉलिड है तो मास और वॉल्यूम चाहिए होगा तभी तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। मास तो आप वज़न कर सकते हैं, उसको तराजू में बीम में रख के आपका मास आप उसका वज़न कर सकते हैं। द मास ऑफ द बॉडी इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस। टू मेजर द वॉल्यूम वी यूज़ अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। वॉल्यूम को करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डैट इज अ सॉलिड इज वन इमर्ज इन द लिक्विड डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू इज ओन वॉल्यूम। द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इलिक्विड बॉडी बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इरेगुलर सॉलिड अपने पास है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो उस सॉलिड को उस बीकर के अंदर डाल देंगे। पहले बीकर की रीडिंग मान लेते हैं, बीकर में पानी भरा है और हमने उसकी रीडिंग नाप ली, आ रही 50 ml आ रही है। फिर उसके बाद वो पत्थर हमने उसके अंदर डाल दिया, अब वो रीडिंग हो गई 70 ml। तो इसका मतलब जो पत्थर आपने डाला उस पत्थर ने कुछ पानी को डिस्प्लेस करा, अपनी जगह से हटाया, तो 50 था पहले वो 70 हो गया, यानी 20 ml का डिफरेंस आ रहा है। तो जो 20 ml का डिफरेंस आ रहा है वही उस पत्थर की वॉल्यूम हो गई। तो द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर बॉडी बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज अंडरस्टूड बाय द एक्टिविटी। यहाँ पे भी एक्टिविटी मैं बताता हूँ। अ सॉलिड व्हेन इमर्स इन द लिक्विड, अगर कोई सॉलिड पानी के अंदर इमर्स होता है तो वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है जितनी उसकी खुद की वॉल्यूम होती है। पत्थर को पानी के अंदर डालेंगे पानी उठेगा,
आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, घड़े के अंदर पानी था, कौवा पानी पीने आया था तो पत्थर डालता रहता था बारी 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 बारी, तो पानी डिस्प्लेस होता था, तो फिर वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर आ गया तो उसने पानी पी लिया था। तो वो क्या हो रहा था, वो पत्थर डालते चला जा रहा था उसमें, और वॉल्यूम जितना पत्थर डालता था उतनी वॉल्यूम ऊपर उठती थी, जितना पत्थर डालता था उतनी वॉल्यूम ऊपर उठती थी। तो जब भी आप उसमें पत्थर डालेंगे तो वो अपने स्पेस के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, तो वही उसका वॉल्यूम होता है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, आराम से देख सकते हैं, फिगर एक्टिविटी 1। इसमें एक बीकर लिया, बीकर में पहले मैंने पानी भर दिया, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग नोट कर ली, मान लेते V1 रीडिंग थी। उसके बाद एक धागा से सॉलिड को, पत्थर को अंदर डाल दिया बीकर के अंदर, दूसरी रीडिंग उसकी V2 थी, उसकी नोट कर ली। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो जो दोनों का डिफरेंस आया वही उसकी नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द V1 और नॉट ट्राई टू सॉलिड, और दोनों का डिफरेंस निकाला V2 माइनस V1। तो जो V2 माइनस V1 करा वो V था, वो उस पत्थर का वॉल्यूम था। अब वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, आराम से डेंसिटी निकल आएगा। मान लेते हैं मास उसका 78 था, वॉल्यूम आया 10, तो डेंसिटी कितनी मिल गई, 7.8। ऐसे ही एक दूसरी एक्टिविटी है, इसमें क्या करा हमने, यूरेका कैन लिया एक, और एक मेजिंग सिलेंडर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, एक यूरेका कैन पूरा हलक तक भर दिया, जहाँ पे उसका पैसेज दिया पानी निकलने का, वहाँ पे हमने उसको पूरा फिल कर दिया। उसके बाद पत्थर लिया, उसके अंदर डाल दिया, तो अब वो क्या होगा, जब पानी ऊपर उठेगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, उस पैसेज तक। तो उस पैसेज से पानी बाहर निकलेगा, तो वहाँ बराबर में एक मेजिंग सिलेंडर लगा दिया उसने, उसमें भर गया वो पानी। फिर देख लिया कि कितना पानी वो बाहर निकल आया, तो जितना पानी वो बाहर निकल के आएगा उस पत्थर की वॉल्यूम होगी, वो जो पत्थर हमने स्टोन उसके अंदर डाला तो उसका वॉल्यूम होगा वो। तो आई होप सो दोनों एक्टिविटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जब वॉल्यूम मिल जाएगा तो मास अपॉन वॉल्यूम करके हम आराम से डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब क्या है दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये तो पत्थर था, सॉलिड था, आपने सॉलिड का निकाल लिया। अब लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एग्जाम्पल, ऑयल है आपके पास, मिल्क है, इट्स मास इज मीजर, उसका पहले आप मास निकाल लिए, और उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उस वॉल्यूम इज मेजर बाय मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर से उसका वॉल्यूम निकाल लिया। देन द डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड। मेजरिंग सिलेंडर अपने पास है ही है, दूध उसके अंदर डाला, पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है। उसके बाद मास ले लिया, दोनों की डिवाइड कर दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आराम से निकला है। एक्टिविटी 3 में देखते हैं, टेक अ बीकर, मेजर द मास। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टेक अ बीकर, मेजर द मास। एक्टिविटी 3, टेक अ बीकर, मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बीकर एंड यूजिंग द कॉमन, ठीक है, M1 हो गया। नाउ टेक अ मेजिंग सिलेंडर एंड प्योर अ मिल्क इन इट, उसके अंदर मिल्क डाल दिया और 50 ml उसकी वॉल्यूम पता चल गई। ट्रांसफ़र द मिल्क इनटू द एम्प्टी बीकर, अब एम्प्टी बीकर के अंदर डाल दिया। पहले आपने खाली बीकर लिया, उसका वेट लिया, फिर उसके अंदर आपने दूध डाला, उसका वेट लिया, दोनों को माइनस करो तो पता चल जाएगा ना दूध कितना था। खाली बोतल थी, मान ली 100 ग्राम की बोतल है, इसके अंदर आपने दूध डाला, अब बोतल का वेट हो गया कितना, 200 ग्राम। तो जब माइनस करेंगे 100 में से 200, तो यानी दूध कितना आया, 100 ग्राम आया ना, तो दूध का मास पता चल गया। और उस बीकर के अंदर रीडिंग होगी तो उसमें पता चल जाएगा दूध की वॉल्यूम कितनी थी, मान लें 50 ml था, तो मास भी पता चल गया आपको, वॉल्यूम भी पता चल गया, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, आराम से निकल आएगा। सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे अपन लोग और निकल आएगा। डेंसिटी ऑफ द बॉटल, डेंसिटी बॉटल इज स्पेशली डिज़ाइन। डेंसिटी बॉटल क्या है, एक अपैरेटस है जिसको डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी बॉटल एक बॉटल होती है जिसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है डेंसिटी निकालने के लिए किसी भी लिक्विड का। फिगर 2.6 आपको शो कर रहा है, ये एक डेंसिटी बॉटल है, ग्लास स्टॉपर लगा, होल लगा है, और ग्लास बॉटल है, 50 ml की है। इट इज़ अ स्मॉल ग्लास बॉटल हैविंग ग्लास स्टॉपर, उसके गले पे स्टॉपर लगा होता है बॉटल के। द बॉटल कैन स्टोर अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी ये जनरली 25 ml या 50 ml की होती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर लिक्विड नहीं आ सकता। द स्टॉपर हैज़ अ नैरो होल, when the bottle is filled with the liquid and stopper is inside, the excess liquid raised through the bottle hole and drain out, thus the bottle always contain the same volume each time when it fill। अब क्या है कि इसके अंदर आपने डाला और ढक्कन बंद कर दिया, तो जितने ml की बोतल होगी उतना ही तो पानी उसके अंदर आएगा, तो आपको लिक्विड का वॉल्यूम पता चल जाएगा इससे कि कितना वॉल्यूम है। सिंस द डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता ही है कितनी होती है, सो द मास आपको पता चल गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, आराम से निकाल लेते हैं आपका डेंसिटी। लिक्विड पता चल गया, मास आपको पता ही है, फॉर्मूला आपका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी वाटर। अब डेंसिटी वाटर से भी करके देख लेते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है,
तो करना क्या है, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी वाटर वी हैव टू मेजर द मास ऑफ द लिक्विड एंड द मास ऑफ द वाटर टेकन इन इट कॉमन बैलेंस द मास ऑफ द वाटर इन द डेंसिटी वाटर गिव द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मास आपने निकाला किसका, बोतल का, जो डेंसिटी बॉटल आपके पास है उसका मास लिया, लिक्विड है जो उसका मास लिया, फिर अब 50 ml की बॉटल होगी तो उसके अंदर कितना लिक्विड आएगा, जितनी होगी, तो यानी उसकी वॉल्यूम भी पता चल गई आपको 50 ml। तो उससे हम लोग आराम से निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल, फर्स्ट वॉश द बॉटल एंड ड्राइड, पहले बोतल को धो लें फिर उसको सुखा लें। देन मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल का मास कर लिया, मान लेते हैं मास हुआ m1। रिमूव द स्टॉपर ऑफ द बॉटल एंड फिल इट विद द वाटर, अब उसका स्टॉपर हटा के उसमें पानी भर दिया। अब रिप्लेस द स्टॉपर, वाइप द आउटसाइड बॉटल एंड ड्राई इट, अब फिर से स्टॉपर लगाया, पानी जो बाहर निकला उसको साफ करा और फिर से वज़न करा। अब पानी के साथ वज़न कर, पहले खाली बॉटल थी, मान लो m1 आया, अब पानी के साथ वज़न करा m2 आ गया। एम्प्टी द बॉटल एंड ड्राइड, नाउ फिल द वाटर विद द गिवन लिक्विड एंड रिप्लेस द स्टॉपर। अब क्या करेंगे, खाली करा, अब उसके अंदर दूसरा लिक्विड डाला और उस लिक्विड का वज़न करा, अब वो हो गया m3। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2, खाली बोतल पानी भरा हुआ दोनों को माइनस कर दिया। लिक्विड का मास कितना हो जाएगा, खाली बोतल m1 और m3 उस लिक्विड का जो डाला वाटर की जगह पे। तो वाटर की डेंसिटी तो अपन को पता है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो मास ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन मास ऑफ द वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और आराम से निकल आएगा। तो मास ऑफ द बॉटल आया 30, मास ऑफ द बॉटल फिल विद वाटर 30 प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि पानी के साथ बॉटल की आ गया। और उसके बाद मास फिल विद लिक्विड कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ये एग्जाम्पल है। फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम कैसे पता चला आपको, क्योंकि वाटर की डेंसिटी आपको पता है, आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लिया। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जब भी हम लोग वाटर से उसको रिलेट कर देंगे तो वो कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हमने निकाली और उसको किससे रिलेट करा, वाटर से, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कहलाती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। बेसिकली ये रेशियो होता है। मान लेते हैं लोहा है, मैंने लोहे की डेंसिटी निकाली और वाटर की डेंसिटी निकाली, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, लोहे की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से, ये कहलाता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों को डिवाइड कर, द डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। But the density of the substance is the mass of 1 gram of substance. Therefore, we can also express the relative density को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बेसिकली वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, तो हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ऐसे भी बोल सकते हैं, मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मान लेते हैं कोई सब्सटेंस था, उसकी वॉल्यूम 100 थी, उसकी डेंसिटी निकाली तो 100 ml पानी की डेंसिटी से उसको डिवाइड कर दिया। मतलब बराबर होना चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाओगे, रेशियो तभी तो निकलता है। मतलब वाटर की डेंसिटी से अगले बंदे का जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को आपको डिवाइड करना है, तो वो रिलेटिव डेंसिटी निकल आएगा। Thus, the relative density of substance can also be defined as the ratio of mass of any volume of a substance to the mass of any equal volume of water. जितना मास उस सब्सटेंस का होगा जो आपने डेंसिटी निकाली, उतना ही कितना होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए, उतना इक्वल होना चाहिए वाटर का। For example, if we say that the relative density of the iron is 7.8, we mean that the piece of iron of any volume हैज़ मास 7.8 टाइम्स दैट द इक्वल वॉल ऑफ वाटर। अब आपका आयरन की डेंसिटी 7.8 है, तो अब कितना भी आयरन हो, कितनी भी उसकी वॉल्यूम हो, उसकी डेंसिटी कितनी है, 7.8 ही होगी। द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यूनिटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो डेंसिटी को जब आपस में सेम क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अब लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर बाय यूजिंग द डेंसिटी वाटर। डेंसिटी वाटर से इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकलेगी। अभी हम लोगों ने देखा था कैसे। टेक एन एम्प्टी वाटर, ड्राई करा उसको और उसका मास करा, m1 आया। नाउ फिल द वाटर कम्प्लीटली, बॉटल कम्प्लीटली विद द वाटर, इंसर्ट द एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा
उसके बाद उसको मेज़र करेंगे तो मास आया m2। पानी के साथ जब भरी हुई बोतल को हमने वेट करा तो मास आया m2। अब फिर बॉटल को खाली कर दिया, अब उसमें अगला दूसरा लिक्विड डाला, फिर मास करा तो अब कितना आया m3 आया। तो बॉटल का मास कितना था खाली m1, बॉटल प्लस वाटर पानी भरा था उसके अंदर कितना था m2, उसमें जो लिक्विड भरा था कितना, तो पानी का मास कितना आया आपका m2 माइनस m1, लिक्विड का मास कितना आया m3 माइनस m1। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, मास ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का मास अभी आपने निकाला कितना था m3 माइनस m1, उसके बाद डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम m2 माइनस m1 काटा तो ये m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। तो ये एक फॉर्मूला बन के आया रिलेटिव डेंसिटी का निकालने का। तो आराम से इस फॉर्मूले से आपका निकल आएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी चैप्टर थोड़ा सा लंबा लेंदी है तो अभी हम लोग एक वीडियो में और इसको कवर करेंगे, तो आधा इसमें कवर करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब जाके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में भी। तो ये आपका डेंसिटी हो गया, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट डिफरेंट स्टेट। अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। अब आप जानते हैं 3 स्टेट होती है सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तीनों स्टेट में डेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल आइस, वाटर, स्टीम आर द 3 स्टेट सेम सब्सटेंस की होती हैं। पानी की 3 स्टेट है, आइस, वाटर और स्टीम, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मॉडल। वी हैव रेड दैट द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, liquid are loosely packed while those of gas are very, therefore the substance is highly dense in solid state। अब समझने वाली बात ये, पानी है हमारे पास 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है, स्टीम भी होता है। तो तीनों फेज में उसकी डेंसिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो जो सॉलिड फेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेंस माना जाता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम स्टीम में। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का कुछ यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं। सॉलिड, कॉर्क, वुड, आइस, ग्लास, इन सब की डेंसिटी यहाँ पे लिखी है और रिलेटिव डेंसिटी भी लिखी हुई है। लिक्विड की भी लिखी है और रिलेटिव डेंसिटी भी लिखी हुई है। Thus the density of the substance in solid state is more than in the liquid state, and density of substance in the liquid state is more than of the gaseous state। तो ये बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, इस वजह से सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड में गैसियस स्टेट से। एक्सेप्शन क्या है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। अब पानी में बर्फ़ तैरती रहती है, आपने देखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो तो सॉलिड है, पानी से भारी होनी चाहिए, डूब जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता ऐसा, तो ये एक्सेप्शन है। आइस की डेंसिटी वाटर लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो उससे कम होती है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ 0.917 एंड दैट ऑफ वाटर इज़ 1। इस वजह से आइस पानी के ऊपर तैरती रहती है, एंड दैट ऑफ स्टीम इज़ 0.007। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि अगर सॉलिड मटेरियल तो डूब डूब जाना चाहिए ना, क्योंकि वो भारी होता है, लेकिन बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है वो सॉलिड होने के बावजूद भी। तो ये एक एक्सेप्शन है। Floating and sinking. If we place a piece of cork and an iron nail on the surface of water, we notice that the cork float while the nail sink। अब क्या है कि लकड़ी कॉर्क को रखा, पानी के ऊपर तैर रही है, लोहे की नेल रखी तो डूब गई। क्यों, क्योंकि जो कॉर्क की डेंसिटी है वो पानी से कम है, तो वो हल्की है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है, और जो लोहा है उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है इसलिए वो डूब जाती है। बॉडी फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड के ऊपर तभी तैरती है जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम हो। अगर इस लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो डेंस हो जाएगी, तो वो डूब जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉलिड आयरन बॉल विद द डेंसिटी ऑफ द 7.86 विल सिंक इन वाटर, बिकॉज वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम, आयरन की होती है 7 पॉइंट, तो आयरन डूब जाएगी। द सेम आयरन विल फ्लोट ऑन मरकरी, और वही आयरन मरकरी के ऊपर फ्लोट करेगी। क्यों, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 और आयरन की हो गई कम उसके मुकाबले, तो आयरन उसके ऊपर तैरेगा। A small cork will float on water because the density of the cork is less than the density of the water, an iron nail will sink whereas an iron nail will sink in water because density of the iron nail is more than of the density of the water। सिंपल सी बात है, बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड से कम होगी तभी वो तैरेगी, और अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो जाएगी तो वो डूब जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके बाद का। आई होप सो आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।